दोस्तों, मैं हूं आज अपने ही शहर कुरुक्षेत्र में और आप सब के सब वाकिफ़ हैं कि मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है। हम किसी भी जगह पर जाते हैं और आप भी यकीनन ऐसा ही मानते होंगे, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि किसी जगह पर गए फिर भी कुछ ख़ास चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम में हमारी मदद करते हैं। तो हमारे ही शहर की बेटी हैं चांदनी अग्रवाल, वो हमारे साथ हैं, काफ़ी अभी यंग हैं और उन्होंने एक अपना बहुत ब्राइट कैरियर छोड़ के एक ट्रैवलिंग को अपना प्रोफेशन बनाया है। वो लोगों को घुमाती हैं। तो एज़ एन इंडिविजुअल उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत कमाल की हैं और उनके जो ट्रैवलिंग को लेके एक्सपीरियंसेस हैं वो हम सब के काम आ सकते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर कुछ जानकारियां लेने के लिए हम बात करेंगे चांदनी अग्रवाल से। आज एक ट्रैवल एजेंसी आप चलाते हैं, कंपनी आपकी है, तो क्या आपने सोचा था जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या एमबीए की कि आप इस मकाम तक कभी आएंगे? कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब तो यही प्लान था कि इंजीनियरिंग और एमबीए ख़त्म करके जॉब करनी है और वैसा किया भी। बट 2 साल के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे एक प्रोग्राम में जाने का मन था, सेमेस्टर एट सी जिसका नाम है। इट्स अ शिप वॉयज। आप एक जहाज़ पे, समुद्री जहाज़ पे बैठ के 10 देशों की सैर करते हो। अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जो मेरे वाला था मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो मेरा उसमें जाने का मन था, तो 3 महीने के लिए मुझे जाना था। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास एक मौका है, मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, ये मैं घूम के आऊँगी और जॉब तो मुझे वापस मिल जाएगी। पर आपने कहा कि इतने दिन के लिए एक मौका था, पर उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड अग्रवाल फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। बट कॉलेज में मुझे जब भी मौका मिलता था मैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस के बहाने कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ के फॉर्मल एजुकेशनल ट्रिप्स पे जाया करती थी। तो जब मैं कॉलेज के 5th ईयर में थी, मेरा डुअल डिग्री था, बीटेक एंड एमबीए, तो ये 5 साल का कोर्स था। तो 5th ईयर में मुझे कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला। स्विट्ज़रलैंड की कॉन्फ्रेंस थी, होस्टेड इन सेंट गिलन बाय सेंट गिलन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मेरा पेपर सिलेक्ट हुआ। इट वाज अ यूथ कॉन्फ्रेंस। मेरे कॉलेज ने मेरा एयरफेयर स्पॉन्सर किया एंड वहाँ पे मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए गई। तो वो एक पहली बार था जब मैंने अकेले ट्रैवल किया, वो भी इंडिया के बाहर। पहली बार ट्रैवल किया सीधा इंडिया के बाहर। तो वहाँ पे घूम के मुझे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आई। तब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, जब आप ट्रैवल करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब आप उनको सॉल्व कर लेते तो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है। तो बट उससे भी कभी ये नहीं था कि ट्रैवल कंपनी खोलनी है, उससे तो कभी ये भी नहीं था कि आगे और भी कंट्रीज घूमने हैं। तो वो सिर्फ वहीं तक था। बट वो दिमाग में हमेशा रहा, मन में हमेशा रहा कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं एक और कॉन्फ्रेंस गई यूएस में, होस्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बट एक जो थोड़ा सा चेंज आया जिसमें मुझे लगा कि आप ज़िंदगी भर घूमते रह सकते हो, वो हुआ मैं रशिया के एक इवेंट में गई थी, इंटरनेशनल यूथ फोरम, सेलिगर उसे बोला जाता है। 2013 में हुआ था, अब नहीं होता। तो मैं एक वहाँ पे सेशन अटेंड कर रही थी बाय आईसेक, AIESEC। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड, आप इसको गूगल कर सकते हैं। आईसेक की एक वर्कशॉप थी। तो उन्होंने पूछा, अगर आप कभी भी अपने कंट्री से बाहर गए हो तो खड़े हो जाओ। उस वर्कशॉप को अटेंड करने वाले जितने लोग थे सब खड़े हो गए। उन्होंने बोला, अगर आपने 1 से ज़्यादा कंट्री देखा है तो आप खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। कुछ लोग बैठ गए। 3 कंट्री घूमे, खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। मेरा वो 3rd कंट्री था। उन्होंने बोला, जब 4 कंट्री वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। मैं भी बैठ गई। तो मैंने कहा अब तो धीरे धीरे सभी बैठ जाएंगे। पहुँचते पहुँचते काउंट पहुँच गया 70 कंट्रीज़ पे। ओके। और कुछ लोग फिर भी खड़े रहे। एंड मैं देख रही हूँ, तब सीरियसली इतना भी कोई घूम सकता है? तब देखा कि हाँ, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनको आप करते करते ट्रैवल कर सकते हो। मतलब ट्रैवलिंग जॉब्स ही, जैसे आपका ट्रैवल ब्लॉगर हो गया, वीलॉगर हो गया, काफ़ी सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं। तो बस तब भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। बट तब दिमाग में उस चीज़ ने बोलते घर कर लिया था। तो वापस आने के बाद बस मैं उसी के बारे में सोचती रही कि हाँ, ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं। उसके बाद फिर मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि ये एक इवेंट होता है, सेमेस्टर एट सी, ये एक सेमेस्टर होता है, इसको तुम चेक करो एंड ये तुम्हें काफ़ी सूट करेगा। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपना पूरा एक ऑफिस का वर्किंग डे सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एट सी की वेबसाइट देखने में लगाया था। मतलब 8-9 घंटे लगाए थे। एंड मैंने उसमें देखा, अच्छा एक शिप होती है
जो आपको एक कंट्री से बिठाती है एंड आपको जितने भी कंट्रीज आपकी आइटिनरी में हैं, यू सेल थ्रू देम, देन यू कम बैक टू योर डिसएम्बार्केशन पोर्ट। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ ये थी, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करते हो, आप शिप पे क्लासेस लेते हो। ओके। ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही एंड मैंने उसको एक्चुअल में रियलाइज़ कैसे किया, एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ा लेने थे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने थे, वो काफ़ी लंबी कहानी है। तो जब मैं गई सोच के, तो मेरे को यही सोचा था चलो मैं 10-12 कंट्री और घूम लूँगी। लेकिन जो बात मुझे नहीं पता थी कि सेमेस्टर एट सिर्फ एक ट्रैवल प्रोग्राम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको एक लाइफस्टाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो वहीं से उस प्रोग्राम पे, उस शिप पे 2-2.5-3 महीने रहने के बाद मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। जब मैं वापस इंडिया आई, मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, मेरे फ्रेंड्स ने बिना मुझसे पूछे मेरा रिज्यूमे इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। तो वापस आने के बाद आई वाज लाइक अच्छा मुझे इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा, दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ेगा। सेमेस्टर एट पे कभी दिमाग पे ज़ोर नहीं डालना पड़ता था, वहाँ पे जो अच्छा लगता था वो करते थे, तो क्यों नहीं अब वैसा कुछ क्यों नहीं किया जा सकता। तो बस जो मेरा ट्रैवल कंपनी शुरू करने की बात है, ये एक छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन है कि मैंने एक ट्रैवल कंपनी शुरू करी। और इसमें ऐसा भी नहीं कि जो हमारे यहाँ पर बंधे बंधाए ढांचे हैं, भैया आप मास्टर्स इन टूरिज्म कर लें और आप इस धंधे में आ जाएं, वैसा भी नहीं। इनके बहुत लाइफ से उठा हुआ है ये निष्कर्ष है, वो जो चीज़ें आखिर में अपनी शक्ल तय करती हैं। ट्रू। एक्चुअली जो अब मैं सोच सकती हूँ, ट्रैवल इज़ इटसेल्फ एन टीचर। मतलब मैंने ट्रैवल से बहुत सीखा है, ट्रैवल इज़ अ टीचर फॉर मी। तो समझ नहीं आया कि कभी ट्रैवल के लिए अगर कोई पढ़ाई की भी जाए वो क्या है। अब कहीं घूम के आते हैं, वहीं से इतना सीख के आते कितना सीखते हैं। अच्छा, खैर हम इन एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी थोड़ा बाद में आएंगे, पर फिलहाल आप ये बताएं कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे तय करती हैं कि घूमने का तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, धार्मिक टूरिज्म है, ऐतिहासिक जगहों पर आप जाते हैं, पर आपने जब सबसे पहली दफ़े ये काम शुरू किया तो एरिया कौन सा स्पेसिफाई किया? तो जो शुरू किया था वो रूरल टूरिज्म से शुरू किया था। ओके। अब इसकी मैं छोटी और किस साल की बात है ये? 2015 की बात है। ये मेरा एक पहला वेंचर था। इसकी मैं कुछ छोटी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ। जब मैं सेमेस्टर एट सी पे थी तो हम पता है एक बड़ी सिटी के बाद दूसरा बड़ा सिटी घूम रहे थे। जैसे हमने पोर्टुगल घूमा, स्पेन घूमा, इन सब के कैपिटल सिटीज़ हम घूम रहे थे। फिर हम लोग आयरलैंड गए, स्कॉटलैंड गए, सबके कैपिटल सिटीज़ घूम रहे थे। तो ये स्टोरी है आयरलैंड की। उस टाइम मेरा ये था कि मुझे पूरा यूरोप सब कुछ एक जैसा लग रहा है, कुछ अलग है ही नहीं। मतलब लिस्बन भी ऐसा ही है एंड बिलबाओ स्पेन का जो बड़ा सिटी है वो भी ऐसा है, डबलिन भी ऐसा है, ग्लासगो भी ऐसा है, क्या अलग है? मतलब हर जगह हम जाते हैं, स्टारबक्स में खाते हैं, मैकडोनल्ड्स में खाते हैं, 4-5 म्यूजियम देख लिए जो हमें समझ आते नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। तो क्या अलग है? मतलब वहाँ पे मेरा पूरा बोरियत आ गई थी। ये 5th कंट्री की बात है। तो एक दिन मैंने एक टूर पैकेज बुक किया था एक कंपनी से, एक क्लिफ्स ऑफ मोहर, वहाँ पे एक नेचुरल वंडर है, वो देखने जाने के लिए। बट उस दिन जो हम घूमने गए, जो हमारी बस थी, वो हमें ना काफ़ी आयरलैंड के छोटे छोटे प्यारे प्यारे विलेजेस से लेके गई। तो वो मुझे बहुत एक्साइट किया कि यहाँ का कंट्री साइड तो सिटी से पूरा ही अलग है और वो इंडिजीनियस है। प्लस जब मैं शिप पे थी, लोग इतने फैसिनेटेड होते थे, यू आर फ्रॉम इंडिया। बिठा के इतने ज़्यादा सब लोग क्वेश्चंस पूछते थे, इतनी क्यूरियोसिटी सबको होती थी। एंड वाज लाइक सीरियसली दे आर सो मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स माय कंट्री। मतलब वो लोग खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। क्योंकि उससे पहले तक मैंने जो लोगों की थिंकिंग देखी थी वो ये देखी थी, पढ़ाई करो और इंडिया से बाहर निकलो। सब हर किसी की यही थिंकिंग देखी थी, स्पेशली जो आपके साथ जब आप इंजीनियरिंग करते हो, MBA करते हो, जो आपके बैचमेट्स हैं। एक ही तरह का ख्वाब है जो दिया जाता है आपको। एग्जैक्टली। तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट वी आर अ कंट्री ऑफ सो मैनी स्टेट्स। हमारा हर स्टेट एक अलग कंट्री की तरह है और उस स्टेट में भी आप 30, 40, 50 किलोमीटर जाओ, सब कुछ चेंज होता है। आपके कल्चर चेंज होता है, फेस्टिवल चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, डायलेक्ट चेंज होता है। तो हम कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं। तो मैंने सोचा कि लोग मतलब ताजमहल और हवा महल ये सब देखने के बजाय आप गाँव जाके देखो। आप वैकेशन क्यों लेते हो? क्योंकि आप जो अपनी डेली भाग दौड़ की लाइफ से थक गए हो, उससे भागने के लिए आप वैकेशन लेते हो। तो मैंने सोचा गांव जाओ, गांव में रहो, आप लोगों का लोकल कल्चर, फूड, फेस्टिवल्स
वो सब कुछ एक्सपीरियंस करो। तो ये सब जो लोगों का इंडिया की तरफ फैसिनेशन था और जो मेरा वो विलेज विजिट था आयरलैंड में, इन सब से मुझे आया कि मैं लोगों को इंडिया का जो रिच कल्चर है वो दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हम आगे अभी बातचीत में बढ़ेंगे, पर एक फ़ायदा तो अभी तक की बातचीत का मुझे अपने लेवल पर ये लगता है कि यूरोप के सब देशों में जाके और राजधानियाँ देखने के बजाय एक राजधानी को अच्छे से देख लें। एग्जैक्टली आप उसके आसपास घूमो, छोटे छोटे डे ट्रिप्स लो, या फिर एयरबीएनबी से ही आप कोई ना विलेज में कॉटेज बुक कर लो। और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से हम यहाँ अपने कहते हैं कि हमारा शहर छोटा है या लोकेलिटी छोटी है, तो वहाँ पर भी ऐसा बहुत कुछ है जो दुनिया जानना देखना चाहती है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मन लगा के वहाँ पर रहें और उसको देखें और दिखाएं। एग्जैक्टली। यानी हाँ, खैर फिर प्रोजेक्ट वो फिर अपनी शक्ल में आता कैसे है? उसके बाद फिर जो सबसे पहला ट्रिप किया था मैंने, वो किया था उत्तराखंड में मुंशियारी के गांव का। ओके। दिल्ली से 21 घंटे लगते हैं सड़क से जाने में, बट इट्स ऑल वर्थ। जाते हुए बहुत लोगों ने उल्टियाँ करी, मैंने भी करी अपने प्रोफेशनल ट्रिप पे, पहले ट्रिप पे। बट वहाँ पे जो वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट है, रूरल टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो एक पूरा विलेज कम्युनिटी साथ में मिलके होम स्टेज चलाती है। वाह। जैसे अगर हम वहाँ पे अपने 15 गेस्ट लेके गए, 2 लोग एक होम स्टे में रहेंगे, 2 एक में रहेंगे, तो इनकम जो है ना पूरे विलेज पे जा रही है। कितना बढ़िया है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि जब पहली उस ट्रिप के लिए आपके साथ जो लोग गए, तो फिर वो जुटे कैसे, मतलब उन तक वो मैसेज गया कैसे? वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो पहले ट्रिप पे हम आई थिंक 10-11 लोग थे। तो उसमें 4 लोग, 2 तो मेरे कॉलेज सीनियर्स थे। ओके। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनको मज़ा भी काफ़ी आया ट्रिप पे। 2 मेरे एक्स कलीग्स थे, एंड बाकी 2-3 लोग सोशल मीडिया से, आई थिंक 4-5 लोग कुछ सोशल मीडिया से आ गए थे, बाकी 2-3 लोग फ्रेंड्स के फ्रेंड थे। तो इस टाइप से, बट काफ़ी मेहनत करी थी उस पर। एक जिस इंसान को मैं जानती थी, एक इंसान को फ़ोन मैसेज किया कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इसके बारे में दूसरों को बताओ, आप आ सकते हो तो आप आओ। लेकिन वो एक सबसे मुश्किल टास्क रहता है। अच्छा, जो पहला आपका वो उत्तराखंड का प्रोजेक्ट रहा, उससे फिर आपके क्या मायने आपके बने, आपकी क्या समझ इस काम को लेकर आगे बढ़ी? तो एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, वी आर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिशनर। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के 3 पिलर्स होते हैं, एनवायरनमेंट, लोकल इकॉनमी एंड कल्चर। मतलब अगर बेसिकली आपका जो टूरिज़्म है उससे लोकल इकॉनमी को भी फ़ायदा होना चाहिए, उनके कल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, और एनवायरनमेंट सुरक्षित रहना चाहिए। तो उस जगह पे ट्रिप करने के बाद मेरा जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का फाउंडेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। मतलब अगर कभी मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, मैं उस जगह को याद करके कि वहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ पे वो लोग अपने विलेज में इस तरह से टूरिज़्म चलाते हैं, तो वो मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वहाँ पे काम करने के बाद। इंडिया में लोगों को लगता है कि फॉरेन डेस्टिनेशंस, मतलब लोगों को वो बहुत ग्लैमरस लगती हैं। हमारे जो इंडियन टूरिस्ट्स हैं वो अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, डीवैल्यू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में हमारे पास हिमालयाज़ भी हैं, बर्फ़ वाले पहाड़ जिनका बहुत लोगों को फैसिनेशन रहता है, हमारे पास बीचेस भी हैं, हमारे पास जंगल भी हैं। मतलब नेचर का ऐसा कोई करिश्मा होगा जो इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में सब कुछ है। तो मैं ये समझ नहीं पाती कि फिर भी लोगों को बाहर की डेस्टिनेशंस का इतना ज़्यादा भूत सवार क्यों होता है। मतलब आई सपोर्ट एक्सप्लोरिंग एवरी प्लेस विच एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ, बीइंग अ ट्रैवलर, मुझे भी पूरी दुनिया घूमनी है। बट बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा अगर आपका 15,000 का ये पैकेज है, इतने में तो हमारा थाईलैंड का हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं समझ नहीं पाती हूँ हमारा, कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम गाँव में जा रहे हैं, इंडियन कल्चर देख रहे हैं, इंडिया घूम रहे हैं, तो वो बहुत सस्ता होना चाहिए। तो एक ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या एक्सपीरियंस चाहते हैं, आपको उसको वैल्यू करना चाहिए, रादर देन अपने कंट्री की वैल्यू कम करके बाहर की वैल्यू को, कि इतने में तो फॉरेन डेस्टिनेशन हो जाएगी। हाँ, यानी कि हमारा जो माइंडसेट अब तक कॉलोनियल था वो अब तक हमसे पूरी तरह से छूटा नहीं, वो नहीं छूटा है। उसके बाद जो मुझे समझ आता है, जो लोग ऑफ बीट जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑफ बीट जगह में हमारे गांव आ गए, हमारी वो जगह आ गई जिनकी कोई रिच हिस्ट्री है, जहाँ पे कुछ है लेकिन लोग अभी नहीं जाते हैं, उस टाइप की जगह की जो वैल्यू है ना, वो बहुत
वेल ट्रैवल्ड लोगों को समझ आती है। तब जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं उनको समझ आते हैं कि यहीं पे सब कुछ है। अरे वाह। तो उस टाइप के लोग हमारी ट्रिप्स पे काफ़ी आते हैं। तो मुझे बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि चांदनी आप जितनी मेहनत करते हो उतनी आप इंडियन ट्रैवलर्स को छोड़ के ना फॉरेन ट्रैवलर्स पे करो। दो लोग बोलते हैं क्योंकि इंडियन ट्रैवलर्स अपने लग्जरी और कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कम करना चाहते हैं। उनको ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रिमोट विलेज में भी जाएंगे तब भी वो तो हमारी जो फैसिलिटी है वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। इस बात में एक लेवल तक एग्री करती हूँ कि हर किसी के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बहुत रिमोट जगह, मेरे लिए वो एग्जॉटिक है। अगर आप मॉलडीव्स को एग्जॉटिक बोलोगे, मेरे लिए वो रिमोट जगह एग्जॉटिक है। अगर आप कोई रूरल एग्जॉटिक जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपको अपने कंफर्ट से थोड़ा तो बाहर जाना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट आपका चलता रहा तो कई जगह आप गए होंगे, तो कोई ऐसा ख़ास तरह का एक्सपीरियंस जो भुलाए ना भूलता हो या सबसे शेयर करना चाहें? तो मतलब बहुत बार होता है जब इंट्रोडक्शन राउंड होता है तो कोई पार्टिसिपेंट आते हैं वो चुप रहते हैं, बोलता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सोलो ट्रैवलर्स आए हैं। एंड ट्रिप के एंड तक वो थोड़ा लोगों से खुल जाता है। फिर ट्रिप के बाद वो मैसेज करता है कि दिस ट्रिप चेंज्ड माय लाइफ, जिससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जो बोल रहा है उसको शायद उस ट्रिप से बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। जो ह्यूमन रिलेशंस मैंने अपना काम करते हुए डेवलप किए हैं अपने पार्टिसिपेंट्स से, हमारे होस्ट्स के साथ, उनसे बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो उसके बाद एक जो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेवल्स, तो ये कंसेप्ट फिर किस बदलाव के साथ आता है और क्यों आता है? कि ट्रैवल हमें ट्रांसफॉर्म कर देती है। मेरे लिए जो ट्रांसफॉर्म वर्ड है ये बहुत पावरफुल है। तो मैं हर ट्रिप के बाद, हर अपने ट्रैवल के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज होती हूँ। हर कोई होता है। वो बोलते हैं ना, वंस यू हैव ट्रैवल्ड अ प्लेस यू आर नेवर द सेम। आप एक ट्रिप पे जाके आए, उसके बाद आप में बदलाव आता है, आप कभी सेम नहीं रहते। तो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल्स मेरे उस थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि आप ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म करो बाय ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबली, और ट्रैवल आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाय गिविंग यू न्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे आज भी हम उत्तराखंड के काफ़ी गाँवों का ट्रिप करते हैं। मसूरी के पास एक विलेज है, कौन विलेज, हम लोग उसका ट्रिप करते हैं। मैंने वो देखी, तस्वीरें बहुत शानदार है। ओके, थैंक यू। नैनीताल के पास एक गांव है, वहाँ पे एक फैमिली होस्ट करती है, उनका 100 साल पुराना होम स्टे है। हमने धीरे धीरे विमेन ओनली ट्रिप्स करने शुरू किए। लास्ट हमने लद्दाख का 1 साल पहले किया था, कोविड के टाइम पे नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे हमने मेन स्ट्रीम जगह ऐड करी, बाकी नॉन रूरल डेस्टिनेशंस ऐड करी, विमेन ओनली ट्रिप्स ऐड। अच्छा, एक बार जो आपने सारी चीज़ें बताई, एक तो फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, ऐसी कौन सी जगह है हमारे से आसपास के राज्यों में? तो बहुत कुछ है, कुरुक्षेत्र में ही बहुत कुछ है। तो अच्छा, आसपास के राज्यों में हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में शेखावटी बहुत ही कम लोगों ने सुना और देखा होगा। शेखावटी में हवेलियाँ हैं। अब वहाँ के लोग ट्रेडर्स बने तो वो देश विदेश घूम के आए, बाहर का आर्किटेक्चर, बाहर के घर, बाहर का कल्चर देख के आए। उन्होंने शेखावटी में आके हवेलियाँ बनाई। अब शेखावटी में जो हवेलियाँ हैं, उसके जो दरवाजे हैं, उसकी जो वुड है, वो बर्मा से आई है 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। उस टाइम पे ये हवेलियाँ बनी हैं। उनके जो शीशे हैं वो बेल्जियम से आए हैं। बेल्जियम के जो शीशे, उनकी चमक कभी नहीं जाती है। एंड और भी काफ़ी कुछ हवेलियों में जो यूज़ हुआ है वो बाहर के देशों से आया है। तो मतलब आज तक वो 200-200 साल पुरानी हवेलियाँ आज तक एकदम इंटैक्ट पड़ी हैं। उसमें फ्रेस्को हुए हैं। फ्रेस्को आर्ट बहुत पुरानी है। इंडिया में शायद फ्रेस्को आर्ट इटली से आई थी। तो बहुत ही कम लोगों ने सुने, लेकिन जब आप उसकी हवेलियाँ जाके देखते हो तब सीरियसली आप अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी सुंदर जगह यहाँ पे है। शेखावटी में आप जाओ, आपको वहाँ पे बहुत आसानी से बजट होटल्स वगैरह स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर आप दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे का रास्ता है। कुरुक्षेत्र से भी कुछ 5-6 घंटे का रास्ता है शेखावटी का। आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। उसके बाद राजस्थान में अगर मैं आपको एक और जगह बताती हूँ, बूंदी, रिमोट जगह। बूंदी का थोड़ा सा दिल्ली से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन बूंदी को बूंदी के लड्डू के साथ कंफ्यूज मत करना। बूंदी काफ़ी सुंदर और काफ़ी रिमोट जगह है। वहाँ के जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो बहुत फेमस है। मतलब अगर आप वहाँ पे जाओ तो एक आर्टिस्ट हैं जो पुराने टाइम में रॉयल फैमिलीज़ के लिए काम करते थे। अब उनकी जो जनरेशन है
देर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट आर्ट। वो लोग एक नेल आर्ट करते हैं, आपके नाखून पे राधा कृष्ण, मोर, इतनी सी जगह पे वो बना देंगे। बूंदी में एक जगह है बूंदी चित्रशाला, अब उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो जाके ही देखना चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ से हट के थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ आते हैं, उत्तराखंड में तो मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उत्तराखंड में आप किसी भी रिमोट जगह से 15-20 किलोमीटर जाओगे, गांव में पहुँच जाओगे। एंड आप जहाँ पहुँचोगे वहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा सनराइज़, बहुत अच्छा सनसेट, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। खाने के मामले में उत्तराखंड और हिमाचल मेरी फेवरेट जगह है। बाकी अगर आप थोड़ा सा दूर जा सकते हैं तो कुरुक्षेत्र से आपको ज़्यादा नहीं 15-16 घंटे लगेंगे मुनस्यारी जाना। मुनस्यारी में होम स्टेज हैं, उनके आप घर में रहो, उनका बनाया खाना खाओ, मतलब ऐसा खाना कि आप वापस आके दोबारा जाना चाहोगे सिर्फ वो खाना खाने के लिए। तो हमारे आसपास के स्टेट्स में बहुत कुछ है। हिमाचल में काफ़ी सारी जगह है। हिमाचल में आप शिमला से कहीं 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको अलग अलग टाइप के विलेजेस मिलेंगे, तो बहुत कुछ है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट भी आप गए हैं? हाँ। नॉर्थ ईस्ट में मैंने बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंडिया में फेवरेट जगह कौन सी है, तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा बायस हो जाएगा अगर मैं एक फेवरेट डेस्टिनेशन, अगर मैं एक जगह को अपनी फेवरेट बताऊँगी और दूसरी को नहीं, दूसरी बुरा मान जाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई नेचर के क्लोज आज तक सबसे जगह लगी है तो मेघालय में गांव है नोनग्रियत। नोनग्रियत में आपका डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है। लिविंग रूट ब्रिजेस आप समझते हो, लिविंग रूट ब्रिजेस? नहीं, मैंने वो आपकी फेसबुक पे देखा है वो। अच्छा, हाँ। तो लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं ब्रीदिंग ब्रिजेस। आपके जो ट्रीज होते हैं वो ट्री की, रबर ट्रीज की जड़ों को ही ऐसे मोड़ के आपस में जोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे उनकी वो जो जड़ होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो इंसान का भार झेल सकते हैं, तो वो हमारे लिविंग रूट ब्रिजेस बन जाते हैं। तो मेघालय फेमस है उसके लिए। मेघालय में वो चीज़ें हैं नहीं, तो वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह आपको लिविंग रूट ब्रिजेस मिलेंगे, एंड मेघालय इज़ वन ऑफ देम। तो बट हाँ, एक बार ऐसा हुआ था मेघालय में, ऐसा हुआ था कि हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। तो ये मेरा प्रोफेशनल ट्रिप नहीं था, ये एक पर्सनल ट्रिप था। हम 4 फ्रेंड्स थे, तो हम शिलोंग में थे। शिलोंग में हमें पता चला कि कल कर्फ्यू होने वाला है, तो हम कुछ घूम नहीं पाएंगे। तो हम सब ने डिसाइड किया हम आज रात ही गाड़ी लेके चेरापूंजी चले जाते हैं। कम से कम अगर हम आए हैं तो हमारा एक दिन बचेगा, हमारा वेस्ट नहीं होगा कर्फ्यू में होटल के अंदर बैठने में। तो हमने रात में गाड़ी ली, हम कुछ 10-12 बजे चेरापूंजी पहुँचे। मानसून का मंथ था, एंड यू नो चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोग होटल पता करें, कोई होटल ना मिले, जो मिले वो बहुत एक्सपेंसिव। 5 साल पहले की बात है, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अफोर्ड कर पाएँ। हमारे पास टेंट्स थे डिकैथलॉन से खरीदे हुए, बट वो भी आप ऐसे ही नहीं पिच कर सकते हो कहीं पे। तो हम 4 लोग थे, हमने सोचा अब क्या करें, हम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। तो सामने से एक बस गई, हमने उस बस को रुकवाया, उनके ड्राइवर कंडक्टर को बोला कि हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप हमारी हेल्प करो। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे जानने वाले 1-2 होटल चलाते हैं, हम उनसे फ़ोन करके पूछते हैं। या तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, या होटल्स बहुत महंगे थे, या फिर जगह नहीं थी। बैक टू दैट सेम सिचुएशन। तो उन्होंने बोला भाई अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम चलते हैं। मैंने कहा कि भैया ये बस तो खाली हो गई, हम बस में सो जाएं। तो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, बस में थोड़ी कोई सोता है। हमने कहा तो एक काम करते हैं, हमारे पास टेंट है, हम आपके साथ आपके घर चलते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो आप ऑटोमेटिकली लोगों पे विश्वास कर लेते हो। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो इतनी बारिश है कि आपका टेंट फ्लोट कर जाएगा, वो टिकेगा नहीं, पूरी रात बारिश होगी। फिर उन्होंने सोच के बोला हम एक काम करते हैं, हम इस बस को अपने घर के बाहर लगा देते हैं, आप लोग इसमें सो जाना, सुबह बस जल्दी उठ जाना, अर्ली मॉर्निंग, ताकि जो हमारा स्केड्यूल है ट्रैवल का बस का वो ख़राब ना हो। तो उन्होंने वो बस अपने घर के बाहर लगाई। कुछ 12-1 बज गए थे, तो हमने उस बस में अपने स्लीपिंग बैग्स वगैरह लगाए, हम सो गए। और हम खाना खाना तो भूल ही गए थे कि कुछ डिनर भी या कुछ भी, हमें तो ये था कि कुछ सोने को मिल गया वही काफ़ी है। उनकी फैमिली आती है बस में, वो हमारे लिए दाल चावल बना के लाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग एक्सपीरियंसेस विच वी एवर हैड व्हाइल ट्रैवलिंग। उस दाल चावल का टेस्ट तो आज तक होगा? आज तक है। हाँ, मज़ा आ गया। अच्छा, एक ये बताएं कि ट्रैवलिंग ने, और अब तो आप अकेले नहीं घूम रहे, आप बहुत सारे लोगों को घुमा रहे हैं, आपको किस तरह से बदला है? ओके, क्या ऐसा है जो ऐड होता चला गया? तो ये हो गया कि लोगों के ऊपर विश्वास करना आपको आ गया, अननोन जगहें फैसिनेट करती हैं, डराती नहीं। ऐसे बहुत कुछ होगा, एक बहुत बड़ा परिवार लगता होगा, कोई अजनबी नहीं लगता होगा। ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत पेशेंट बना दिया। मतलब नॉट जस्ट ट्रैवलिंग, दिस एंटायर प्रोफेशन,
एंड ट्रैवलिंग, बिकॉज जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोगों को घुमाते हो, एट द एंड ऑफ द डे ट्रैवलर के बाद यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू आर गिविंग देम अ सर्विस, दैट टू व्हेन यू आर विद देम ऑन द ट्रिप। आप साथ में जाके जब किसी को घुमा रहे हो 10-15 लोगों को एक साथ, तो आप में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो मैंने ओवर द टाइम डेवलप किया है। अब लोग भी बोलते हैं कि मतलब यू आर वेरी पेशेंट पर्सन, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं जब घूमती हूँ पर्सनल लाइफ में शायद इतना नहीं, बट मैं ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंस सीखा है। देन ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब अगर कोई चीज़ आज ऐसी है वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, ये ट्रैवल से सीखा है। कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो आज है, कल होगा नहीं होगा ये नहीं पता। अच्छा, दूसरा एक और है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी ये बातें आ रही हैं सब ऐसी हैं जो लाइफ से आई हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपने किसी के पास बैठ के पढ़ ली हो। तो यानी कि ये जो पढ़ाई है ट्रैवल के साथ साथ जारी रहने वाली, इसने इतना कुछ दिया है कि वो थमने का नाम लेता नहीं। फिर एक लिविंग पाठशाला ना। ट्रू। जब शुरू में घूमना शुरू किया था तो था चलो एक जगह घूम के आ जाते हैं, दूसरा घूम के आ जाते हैं, लेकिन अब तो वो है कि बस अब बोलते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग जाना कि बस अब तो घूमते रहना है, तो अब वो है। अच्छा, एक अब तो हमने ये पूछ लिया कि आप इसमें क्या तब्दीली आई, तो आप क्या कहेंगे सबको, हमारे दोस्तों को, आपके भी कुछ जानने वाले होंगे उनको, कि इंसान को घूमना क्यों चाहिए? ओके। हमारे पास यहाँ पैसा तो बहुत है लोगों के पास, पर वो दबाए बैठे रहते हैं। तो क्यों घूमे आदमी, कब घूमे, कितना घूमे, किन जगहों पर, उसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो मैं एक कोटेशन है जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, बट मैं उससे रिलेट करती हूँ, आपने भी सुना होगा, ट्रैवल इज द ओनली थिंग दैट यू बाय एंड इट मेक्स यू रिचर। मतलब ट्रैवल एक इकलौती चीज़ है जिस पे आप पैसे खर्च करके भी अमीर बनते हो। बाकी सबको घूमना चाहिए या नहीं, ये तो हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग पेंटिंग पसंद करते हैं, मतलब कुछ लोग इन सब में ही पूरी दुनिया मिल जाती है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी को घूमने की चाह हो, उसको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। वाह। एंड ज़रूरी नहीं है कि घूमने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, इरादा चाहिए। आप घूमना अपने शहर से शुरू करो। मुझे आज भी कुरुक्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसमें से कितनों ने कुरुक्षेत्र घूमा होगा? बहुत कम लोगों ने घूमा होगा। कभी अपने ही शहर में टूरिस्ट बन के देखो। हुआ। एंड उसके बाद तो फिर ये तो एक वो बात थी कि अगर बहुत ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना, बट फिर भी अपने शहर को जानना चाहिए। उसके बाद तो हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर ठंडी जगह पसंद है तो कुरुक्षेत्र से 4 घंटे दूर शिमला है। वाह। 4-6 घंटे दूर आप वहाँ घूमो। जिस भी टाइप का, बेसिकली हम इंडिया में रह के इतने लकी हैं कि हमें जिस भी टाइप का नेचर का एक्सपीरियंस चाहिए वो हमें मिल जाएगा। रेत चाहिए तो वो है, पानी है, सब कुछ है। हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं, हमारे यहाँ सब कुछ है। सब कुछ है, तो वो सब मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको शांति चाहिए तो आप गाँव में जाओ। आपको अगर शांत जगह पे रह रहे हो, जैसे कुछ लोगों को लगता है हम तो गाँव में रह रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत शांति है, तो आप टूरिस्टी जगह पे चले जाओ। बट अगर घूमने की चाह हो तो उसको कंट्रोल मत करो, घूमो। घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और टाइम चाहिए। और दूसरा एक ये है कि मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, और बाकी हमारे दोस्तों ने पढ़ा होगा, कि एक दंपत्ति हैं जो चाय बेचते हैं। मैंने भी पढ़ा। वो कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, तो ये सिर्फ इरादे की बात है, ना कि आपके पैसे की। अब उनसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन होगा? जैसे बोलते हैं ना, कोई घूम रहे उसके पास पैसे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, तो सब ज्ञान बांटते हैं। ज्ञानवान सब एक साइड पे रखे, आप उस कपल को ही देख लो जो चाय बेचते हैं। अगर वो घूम सकते हैं तो कौन नहीं घूम सकता? बिल्कुल। तो खैर, बातें तो ऐसी हैं जो बहुत सारी हैं, जो लगातार की जा सकती हैं, पर इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिलहाल इस पूरी बातचीत से चांदनी जो हमें समझ में आया वो ये, तो आपसे मिलके बहुत मज़ा आया। मुझे भी। जो पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है पूरी तरह से ऐसी है कि अपने काम में रची बसी है, आनंद से भरी है, उम्मीद है, और एक नई तरह से दुनिया देखने की उसमें इच्छा है। थैंक यू। और मुझे लगता है जो भी आपके पास आपके साथ बैठता होगा, जाता होगा, उसमें ये चीज़ें ज़रूर वो ट्रांसफॉर्म होती होंगी, और ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल अपना वो जो नाम है उसको चरितार्थ करता होगा। और बाकी ये है कि इसके अलावा भी एक जो चीज़ बार बार ध्यान अपनी ओर खींचती है वो ये है कि हमारे ही शहर की एक
नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जब एक लड़की अपनी तरह से ऐसे इनिशिएटिव लेकर यहाँ तक आ सकती है, तो आजकल तो मतलब जब आपका टाइम था उससे अब में तो समय में बहुत फ़र्क आया है। तो बाकी लड़कियाँ कितना कुछ हैं जो अपने हिसाब से अपनी दुनिया को गढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई उस उम्र की लड़कियाँ इस हमारे वीडियो को देख रही हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके अंदर का जो स्पेस है उसको पहचानें और उसको डेवलप होने दें। ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं चांदनी, आपने इतना वक्त हमें दिया, और कभी संभव हुआ तो आपके साथ हम भी चलेंगे किसी डेस्टिनेशन पे। थैंक यू। थैंक यू।